नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 40। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर 40 यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। जुलाई सीरीज के पहले दिन बाजार में शानदार मजबूती देखने को मिली। निवेशकों ने छोटे और मझोले शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल आया, जबकि स्मॉल कैप में आधा % से ज्यादा की तेजी रही। बैंकिंग, मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.5% से ज्यादा उछला, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.61% की बढ़त के साथ बंद हुआ। एनर्जी और एफएमसीजी शेयरों के सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली का दबाव दिखा। निफ्टी एनर्जी आधा % बढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी एफएमसीजी में 0.65% की कमजोरी आई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 226 अंक की बढ़त के साथ 52,925 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 70 अंक की मजबूती के साथ 15,860 के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। दो दिनों की शेयर करीब 5% तक गिर चुका है। कल कंपनी की एजीएम हुई थी, जिसमें कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम फैसलों का ऐलान किया था। कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्रीन बिजनेस में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी ऐलान किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए बिजनेस प्लान में निवेशक ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। साथ ही शेयर पहले से ही काफी ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था। नतीजतन शेयर में मुनाफा वसूली हो रही है। एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आज आखिरी दिन आईपीओ 29 गुना भरकर बंद हुआ। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 290 रुपए से 296 रुपए के प्रति शेयर तय किया है। इश्यू का लॉट 50 शेयरों का है। इंडिया पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का उत्पादन करने वाली दुनिया की 5 टॉप कंपनियों में शामिल है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने रीजनेबल लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने घरेलू एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से एसी के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए बीआईएस नियम लागू किए गए हैं। ये नियम अगले 1 साल के लिए लगाए गए हैं। इस फैसले से घरेलू एसी मैन्युफैक्चरर्स के कारोबार को बूस्ट मिलेगा। इस फैसले से वोल्टास, अंबर इंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से बीआईएस नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। स्प्लिट एसी, डक्टेड पैकेज एसी और यूनिटरी एसी पर बीआईएस नियम लागू होंगे। ये नियम 17 जून 2022 तक लगाए गए हैं। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 10.1% से घटाकर 9.1% कर दिया है। कोरोना के चलते डिमांड में कमी की आशंका के चलते इंडिया रेटिंग्स ने ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। एजेंसी ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों तक पहुंची है। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक अगर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में देरी होती है तो जीडीपी ग्रोथ 9.1% से भी कम हो सकती है। एजेंसी के मुताबिक अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 21 जून वाले लेवल पर बरकरार रहती है तो इस साल के अंत तक देश के सभी एडल्ट पॉपुलेशन को टीका लग जाएगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी बुरी हालत में है। एजेंसी के मुताबिक ऐसा तब है जब देश की इकोनॉमी बेहतर स्थिति में पहुंच रही है। एसएनपी ने एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी के चलते राज्यों के लिए खर्च घटाना मुश्किल साबित हो रहा है। कोरोना के चलते हेल्थ, सोशल सेफ्टी और डिजिटल इंफ्रा पर राज्यों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से मिल रही मदद के चलते राज्य संकट में फंसने से बच सकते हैं। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन आनंद ने कहा है कि आईपीओ कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होगा। एसोचैम के इंश्योरेंस समिट में एलआईसी के आईपीओ को लेकर पूछे गए सवाल पर विपिन आनंद ने कहा कि एलआईसी को अपने सिस्टम और प्रक्रिया पर गर्व है और किसी भी तरह का बदलाव कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एलआईसी को हमेशा सपोर्ट किया। I think over a period of 64 years, we have built up the organization in such a manner that any new change can only bring in positives. So that is what we are expecting, that because we were discussing about the expansion of the insurance industry. One of the critical needs for expansion is that this is essentially a capital intensive industry. And for solvency margin requirements, it is necessary that capital should come in. कोरोना महामारी के दौरान इंश्योरेंस कंपनियों ने 22 जून तक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का हेल्थ क्लेम का निपटारा किया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की मेंबर नॉन लाइफ की
अलामोलू ने एसोचैम की इंश्योरेंस समिट में ये जानकारी दी है। अलामेलू के मुताबिक हेल्थ के लिए रिजेक्ट क्लेम लगभग 4% और लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्शन सिर्फ 0.66% है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ मिश्रा के मुताबिक महामारी में डिजिटाइजेशन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन के जरिए ग्राहक को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं। ईपीएफओ के पास जमा 58,000 करोड़ रुपए की रकम का कोई दावेदार नहीं है। ऐसे में ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि वो बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करें ताकि क्लेम सेटलमेंट में आसानी हो। बैंक खाते लिंक होने से सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं। हाल के दिनों में मर्ज हुए कई सरकारी बैंक के खातेदारों को भी ईपीएफओ में अपने अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड अपडेट करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि देश में करीब 6 करोड़ ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप घर बैठे अपने टैक्स विवाद के मामले में आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगा सकेंगे। आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आईटीएटी के ई फाइलिंग पोर्टल का उद्घाटन किया। जी मीडिया से बातचीत करते हुए आईटीएटी के प्रेसिडेंट जस्टिस पीपी भट्ट ने बताया कि ई फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस होगा। आईटीएटी में करीबन हम 3-4 महीने से इसके पीछे लगे थे और ई फाइलिंग पोर्टल के वजह से एक्सेस टू जस्टिस, कोई भी एसएससी को उसकी अपील फाइल करनी होगी थ्रू लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनके अपने घर या ऑफिस से बैठ के वो एट द क्लिक ऑफ बटन दे कैन फाइल देयर प्रोसीडिंग्स बिफोर द आईटीएटी। और आईटीएटी में वो रिसीव होने के बाद उसकी आगे की प्रोसेस होगी। तो आईटीएटी के पास जब ये डिजिटलाइज रिकॉर्ड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज ट्विटर अकाउंट करीब 1 घंटे के लिए ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी जानकारी खुद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके दी। ट्विटर का स्क्रीनशॉट रविशंकर प्रसाद ने पहले कू ऐप पर शेयर किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि घंटे भर के लिए ट्विटर ने उनके अकाउंट को लॉक करके रखा था। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ट्विटर ने अमेरिकी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला देकर ऐसा किया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर की मंशा सही नहीं है और अब ये समझ में आ गया है कि क्यों नहीं ट्विटर आईटी रूल्स को मानना चाहता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर ईडी की छापेमारी की है। मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के घर छापेमारी हुई है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मई महीने में ईडी ने अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत देशमुख के आवास पर तलाशी ली जा रही है। ईडी की टीम भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के साथ देशमुख के आवास पर पहुंची, जिससे मामले में और कड़ी कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई भी देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप की जांच कर रही है। नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ममता बनर्जी द्वारा लगाई गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस हाई कोर्ट के सामने ही जाने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अपील की है कि वो ममता बनर्जी की अर्जियों पर विचार करे। आपको बता दें कि नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तब ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची थी और उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया गया था। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के हलफनामा दायर करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर ममता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 150 लोगों ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन इन्हें पार्टी में शामिल कराने से पहले सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सैनिटाइजर का छिड़काव करने से ये संक्रमण रहित हो जाएंगे। बीरभूम के इलाम बाजार में एक मंच बनाया गया था, जहां पर भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। फिर उसके बाद स्थानीय नेताओं ने उन्हें तृणमूल का झंडा थमाया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग से 4 गुना ज्यादा मांग की थी। इसकी वजह से दूसरे राज्यों को नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा गुनाह मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। साथ ही सिसोदिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी। हमने कई सदस्यों से बात की है और सभी ने यही कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी,
दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ाकर, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहाँ संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वैक्सीनेशन के नाम पर नर्स द्वारा खाली इंजेक्शन लगाए जाने के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोला। छपरा के वायरल वीडियो की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिना घोटाले के बिहार में कोई काम नहीं हो सकता, चाहे मामला जो भी हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण समेत सभी विभागों में भ्रष्टाचार है। बिहार STET के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट अधिकारियों का प्रमोशन करते हैं। ये उसी का नतीजा है कि बिहार के कई अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में फैल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। साथ ही इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है, इसकी जानकारी कब मिलेगी, और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने के लिए क्या प्लान है। आपको बता दें कि हाल ही में कोविड पर श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को चेताया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर आगाह किया है। WHO ने कहा कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोरोना की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला वेरिएंट डेल्टा दूसरे वेरिएंट के मुकाबले हावी होने की आशंका है। भारत में भी डेल्टा प्लस के अब तक 40 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मरीज की मौत हो गई है। फिलहाल दुनिया भर में अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा वेरिएंट लोगों को परेशानियां बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस का अब तक सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 22 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों ने उद्धव सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब 1-2 लेवल वाले शहर भी अब लेवल 3 में शामिल होंगे और लेवल 3 में शामिल शहरों में 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सभी जिलों के DMs को पाबंदी हटाने में जल्दबाजी न करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें स्थिति को देखते हुए अनलॉक के लिए कदम उठाने की बात की गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिबंध का स्तर RT-PCR के आधार पर निर्धारित होगा। देश में कोरोना के मामले बीते 3 दिन से लगातार 50,000 के पार बने हुए हैं। संक्रमण के 24 घंटे में 51,667 नए मामले आए हैं और 64,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,329 लोगों की वायरस से मौत भी दर्ज की गई है। फिलहाल देश भर में कोरोना के करीब 6 लाख एक्टिव मरीज हैं और कोरोना से रिकवरी रेट करीब 97% के पास है। इस बीच महाराष्ट्र में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते दिन करीब 10,000 नए केस आए और राज्य में पॉजिटिविटी रेट 2% है। महाराष्ट्र में अभी 1,21,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में करीब 61 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। दूसरी अहम खबरों की ओर, महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है। तीसरी की तैयारी शुरू हो गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में मुंबई में तीसरी लहर से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने का काम शुरू हो गया है। खबर है कि BMC कोविड सेंटरों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बेड जोड़ेगी। साथ ही मलाड में 2,170 बेड का नया जंबो कोविड सेंटर खुलेगा। वहीं भांडुप, सोमया ग्राउंड, महालक्ष्मी में भी नए सेंटर खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नए कोविड सेंटर में 70% बेड ऑक्सीजन वाले होंगे। आपको बता दें कि जंबो सेंटर्स में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड भी होंगे, जहां छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स के रहने की सुविधाएं भी होंगी। वहीं ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए मुंबई में 16 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। NIA ने कहा है कि मनसुख हिरन हत्या के आरोपियों को देश के अलग अलग जगहों पर छुपने के लिए पैसे मुहैया कराए गए थे। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कोर्ट में ये बात कही। एंटीलिया कांड और मनसुख हत्या मामले में 11 जून को NIA ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का खबरी संतोष शेलार और आनंद जाधव को गिरफ्तार किया गया था।
शेलार पर आरोप है कि वो प्रदीप शर्मा का मुखबिर था और कई वर्षों से उनके साथ जुड़ा हुआ था। उसने कथित तौर पर मनसुख हिरेन के शव को फेंक दिया था। आरोप है कि वो भी लाल टवेरा कार में मौजूद था। उसने मनसुख की रुमाल का इस्तेमाल कर हत्या की थी। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आज सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान दिल्ली पुलिसकर्मियों ने सुशील कुमार के साथ सेल्फी ली। हत्या के संगीन आरोपों में घिरे सुशील कुमार फोटो सेशन के दौरान मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। फोटो सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। इससे पहले सुशील कुमार की ओर से जेल प्रशासन को बताया गया था कि उनकी जान को लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से खतरा है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया। नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून यानी कल ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज कहा कि कल की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 26 जून को तैयारी कर रहे हैं और इसे कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत साल 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। खबर है कि अगले कुछ महीनों में विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। आज कोच्चि शिपयार्ड और भारतीय नौसेना के उच्च अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तृत जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नौसेना की कोच्चि स्थित दक्षिणी कमान और कोच्चि शिपयार्ड का दौरा कर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और दक्षिणी कमान के कमांडर वाइस एडमिरल AK चावला भी मौजूद थे। और खबर चालीसा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए जी बिजनेस पर।